तो कैसे हो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोगों को पता है ना, क्लास 11 के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने शुरू किया था। तो अब तक इसके 3 पार्ट आ चुके हैं एंड आई विल रिकमेंड कि जाके एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो ये आगे वाले टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आएंगे। तो सबसे पहले वाले पार्ट में हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करी थी, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात करी थी। सेकेंड वाले पार्ट में हमने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम और रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में बात करी थी। और थर्ड वाले पार्ट में बोहर मॉडल ऑफ एटम को कंप्लीट करा था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा लेवल बढ़ेगा, थोड़ा सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम्स वगैरह के बारे में, थोड़े फॉर्मुलेज वगैरह भी आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और जिसपे चैप्टर मेनली फोकस करता है और बेस्ड है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। ये तो हमारे पास जो सबसे पहले बात आती है, जो इसे जैसे मैंने बोला स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, अब बच्चों स्पेक्ट्रम होता क्या है? स्पेक्ट्रम हमारे लिए क्या है? एक लाइट का बात होता है। ठीक है, कि लाइट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगी अलग अलग वेवलेंथ्स में, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में। ठीक है, जैसे हमने बचपन में पढ़ा था ना कि एक लाइट अगर प्रिज्म से जाती है तो प्रिज्म के बाद 7 रेंज ऑफ लाइट्स आती है ना। वो विबग्योर वाला याद होगा, तो जिसमें वायलेट, इंडिगो ऐसे कलर के कलर्स आते हैं अलग अलग वेवलेंथ्स में। तो एक लाइट के अंदर अलग अलग वेवलेंथ्स होती हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम हमारा दो तरीके का होता है। पहला होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऐसा होता है जो जिसमें जब हमारी लाइट होती है वो सारी वेवलेंथ्स में निकलती है। फिर से बोल देता हूं मैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में हमारे पास जो लाइट होती है ना, उसमें सारी वेवलेंथ्स आ जाती है, ऑल रेंज ऑफ जितनी भी रेंज है वो सारी की सारी रेंज आएंगी आपकी। रही बात डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम की, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में क्या होता है आपके लिए, जब लाइट आती है तो थोड़ी रेंज की लाइट्स आती हैं, सारी नहीं आती। तो कंटिन्यूअस में बच्चों आपके लिए सारी रेंज की लाइट्स आएंगी, डिस्क्रीट में आपकी फ्यू रेंज आएंगी, गिनी चुनी आती है, ज्यादा नहीं आती। क्लियर हो गया? तो एक बार देख लेते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या है। एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल रेंज ऑफ वेवलेंथ, यानी कि सारी जितनी भी वेवलेंथ है एक लाइट के अंदर वो सारी आएंगी। क्लियर है? डिस्क्रीट वाले को क्या बोलेंगे हम? एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम दैट कंसिस्ट ऑफ फ्यू रेंज ऑफ वेवलेंथ। क्लियर हो गया ये चीज? पक्का स्पेक्ट्रम के बारे में बता दिया। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट मैंने बताया, कंटिन्यूअस में सारी वेवलेंथ्स आएंगी आपकी और डिस्क्रीट में गिनी चुनी आती है। ठीक है, पॉज करके एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एक वेवलेंथ के बारे में बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वेवलेंथ जैसे हमको पता है कि एक वेव नेचर होता है ना, ऐसे ऐसे वेव होती है हमारे पास। ठीक है, तो वेव नेचर में हमारे पास अगर एक वेवलेंथ आती है ऐसे, ठीक है, फिर एक और आती है ऐसे, समझो। ठीक है, इसको आगे कर देते थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे। तो ये हमारे पास क्या है? एक वेव है, ठीक है, एक वेव है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर जब हमारी जो वेव का मैक्सिमम पॉइंट होता है, ठीक है, इसको बच्चों हम बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और हमारी वेव का जो लोएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं? ट्रफ। समझ आ रहा है? तो ये क्रेस्ट हो गया जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, ये हमारे पास ट्रफ हो गया जो लोएस्ट पॉइंट होता है। क्लियर है? अब जो हमारे पास ये जो डिस्टेंस हमारे पास एक वेव मैक्सिमम पॉइंट तक जाती है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बच्चों? एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। ठीक है जी, क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। क्लियर हो रहा है जी? चलिए, और उसके अलावा यहां से लेकर यहां तक ये जो है, ये आपकी एक वेवलेंथ है। क्या है ये? एक वेवलेंथ है। समझ आ रही है आपको बात? ये पूरी यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट तक, ये क्या है? आपकी एक वेवलेंथ है। समझ आ गया? और अगर मैं बात करूं यहां से लेके यहां तक, ऐसे कि यहां से यहां तक ये आधी वेव है। क्या है? वेवलेंथ का हाफ है। क्या है ये? वेवलेंथ का हाफ है। समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए? तो यहां से लेकर यहां तक पूरी एक वेव है और वेवलेंथ का ये वाला हाफ पॉइंट होता है। क्लियर हो गया जी? तो वेवलेंथ का मैक्सिमम पॉइंट क्रेस्ट, लोएस्ट पॉइंट ट्रफ। वेवलेंथ जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एक वेव पूरी ऐसे यहां से जाके यहां इस पॉइंट तक, ये पूरी आपकी एक वेव है और ये वेव आधी वेव है। क्या है ये आधी वेव है। समझ में आ गया? तो वेवलेंथ का हाफ कर दिया हमने यहां पर। क्लियर हो रहा है? क्लियर है ये? ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो, पॉज करके, पॉज करके एक बार नोट कर लो। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े? कर लिया नोट? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम हमने समझ लिया बच्चों। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? जब हमारी एक लाइट स्प्लिट हो जाए अलग अलग वेवलेंथ्स में या अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में। ठीक है,
तो इसी के अंदर सब टॉपिक आता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है ना बच्चों, ये आपका, इसको और क्या बोल सकते हैं हम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम के अंदर ही आता है। या फिर हम इसको बच्चों लाइन स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। या फिर हम इसको एमिशन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो ये सारे नाम इसी के ही है, समझ लेना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कभी आपको पूछ लिया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम किस टाइप का स्पेक्ट्रम है, तो आप बोलोगे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गया ये? चलिए, मतलब इसका क्या हुआ कि गिनी चुनी रेंज की वेवलेंथ आएंगी। क्या आएंगी? गिनी चुनी रेंज की वेवलेंथ आएंगी। क्लियर हो गया? चलिए, अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम की एक बार बात कर लेते हैं, क्या बोलते हैं हमको। समझो कि जैसे मेरे पास एक ऐसे एटम है, ठीक है, और इसकी अलग अलग ऐसे ऑर्बिट्स हैं, ठीक है जी। एक और बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। और सेंटर में आपका क्या है बच्चों? यहाँ सेंटर में हम लोग एक न्यूक्लियस बना देते हैं इसका, एटम का। हम लोगों को पता है कि न्यूक्लियस के अंदर और क्या क्या होता है हमारे पास? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब समझो कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फर्स्ट शेल में बैठा है ना, और ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रॉन बाय डिफॉल्ट जिस शेल में होता है उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल में ऊपर की तरफ जाता है तो वो उसकी एक्साइटेड स्टेट होती है। क्या होती है? उसकी एक्साइटेड स्टेट होती है, ठीक है। अब बोहर के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद तो नहीं जाता था, है ना, यानी कि इसको एक एनर्जी मिलती थी और एक अमाउंट ऑफ एनर्जी ये गेन करेगा तभी ये उस शेल में जाएगा, हायर शेल में, वरना नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये पिछला लेक्चर देख लेना एक बार, बोहर मॉडल ऑफ एटम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है ना। तो चलो, अगर इस इलेक्ट्रॉन को हायर शेल में जाना है तो सपोज करो कि मैंने इस एटम को एनर्जी दे दी। क्या दे दी? इस एटम को एनर्जी दे दी, ठीक है, एनर्जी दे दी। अब एनर्जी दे दी तो एटम की भी एनर्जी बढ़ेगी, एटम की एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके, क्या, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर शेल में जाएगा। समझ आ रहा है? मैं यहां लिख देता हूं यहां पर ऐसे कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी टू गो टू एक्साइटेड स्टेट, टू गो टू एक्साइटेड स्टेट, कि खुद से नहीं जाएगा जब तक उसको एक्सटर्नल एनर्जी ना मिल जाए। समझ आया? तो एटम को हमने एनर्जी दी अपने आप से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करी यानी एब्जॉर्ब करी और एक्साइटेड स्टेट में चले गया इलेक्ट्रॉन हमारा, ठीक है जी। अब होता क्या है बच्चों, इसको एक बात समझना कि ये इलेक्ट्रॉन पहुंच तो गया हायर शेल में, ठीक है, पर ये स्टेबल नहीं है। क्या? ये स्टेबल नहीं है। हमेशा यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं उन सबको लोएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टेट में रहने में बहुत मजा आता है। समझो ऐसे कि पूरा दिन सोने को मिल जाए तो कितना ही मजा आ जाए, है ना, बैठे बैठे सारे काम हो जाए, अपनी लोएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टेट में रहे, हमको कोई काम ही ना करना पड़े। समझ रहे हो? तो ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन का भी यही लफड़ा है। तो इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन तो कर ली पर वो इतनी एनर्जी सह नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, अपनी लोएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टेट में वापस आना चाहेगा, मतलब वो जहां पहले था। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, अपने आप ही वापस आ जाएगा इसी शेल में, अपने आप ही वापस आ जाएगा इसी शेल में। तो हमने पहले पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करी, अगर इलेक्ट्रॉन को वापस आना है तो एनर्जी अब क्या करेगा, लूज करेगा। क्या करेगा? लूज कर देगा। ये समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी, विल लूज एनर्जी, एनर्जी टू बी इन, टू बी इन लोएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टेट। समझ में आ गया? ऑफ एनर्जी स्टेट। और ये जो बच्चों एनर्जी लूज करता है, क्या, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लूज करता है ये करता है इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ क्या, वेवलेंथ, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या रेडिएशन, या रेडिएशन। और ये सब की सब क्या है बच्चों आपकी, ये सब की सब क्या है आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करा। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है? एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम है, या फिर इसको एमिशन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। क्लियर है? यानी गिनी चुनी वेवलेंथ्स आएंगी, ज्यादा नहीं आएंगी, थोड़ी रेंज की, ठीक है।
अब होता क्या, एटम था मेरे पास अच्छा खासा बढ़िया, हमने इसको एनर्जी दे दी, हमने एनर्जी दे दी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, वही इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले गया, एक्साइटेड स्टेट में चले गया ऊपर। अब ऊपर जाके वो अनस्टेबल हो गया, तो उसको क्या होना था, लोएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टेट में रहने में बड़ा मजा आता है। तो वापस आने के लिए, लोएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टेट में रहने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। और जब लूज करता है एनर्जी जो उसने गेन करी थी ऊपर आने के लिए, लूज करता है किस फॉर्म में, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन की फॉर्म में। और ये सब क्या है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, कि जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल में जाता है तो वो जब वापस आता है तो वापस आते समय वो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन एमिट करता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करता है गिनी चुनी रेंज की। ठीक है, तो इसको नोट कर लो एक बार अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? कोई चीज नहीं आती है समझ में तो प्लीज बड़ी ही आराम से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, आराम से ये चैप्टर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि एक एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसको एक बार पॉज करके नोट कर लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना, आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों हमारे पास क्या आता है, कुछ फॉर्मूलाज है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, तो उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में क्या क्या आता है देख लो। जैसे अगर वो एनर्जी की बात करता है ना बच्चों, तो एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एच सी बाय लैम्डा। क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा। तो एच मैंने आप लोगों को बताया था, एच क्या होता था, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता था, प्लैंक्स कांस्टेंट होता था बच्चों। और इसकी जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, 6.636 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है जी। अब ये c क्या है, इसमें c जो होती है बच्चों वो होती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट। क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है जी, एंड स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जो लैम्डा आता है आपके पास, ये लैम्डा क्या है बच्चों, आपके पास लैम्डा होती है वेवलेंथ। क्या होती है, वेवलेंथ। और ई क्या है आपके पास, ई होती है एनर्जी। क्या होती है, एनर्जी। क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब जो आपका फ्रीक्वेंसी होती है, क्या एक बार इसको ऐसे बॉक्स में ले लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। ठीक है, हाँ चलिए। अब हमारे पास एक होती है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है बच्चों, सी बाय लैम्डा के इक्वल। किसके किसके इक्वल, सी बाय लैम्डा के इक्वल। ठीक है, तो सी आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा आपको पता है वेवलेंथ। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे, और म्यू को हम फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, म्यू को। ये म्यू जो होता है आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या है ये, फ्रीक्वेंसी हो गई आप लोगों के लिए। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, तो इसी के साथ साथ मैं एनर्जी का क्या फॉर्मूला लिख सकता हूं, मैं एनर्जी का क्या फॉर्मूला लिख सकता हूं, एच म्यू। क्या लिख सकता हूं, एच म्यू। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सी बाय लैम्डा आपके लिए यहां पर क्या, ये जो सी बाय लैम्डा है ये किसके इक्वल है, फ्रीक्वेंसी के तो इक्वल है, तो एच म्यू यहां पुट कर सकता हूं मैं। क्लियर हो गया जी? ठीक है, ठीक है। अब होता क्या, एक बात समझो कि जैसे मैंने एनर्जी लिख दी एच सी बाय लैम्डा, अब एच की वैल्यू क्या है, 6.636 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू क्या थी, 3 इंटू 10⁸, है ना। और आपको कोई एक वेवलेंथ देगा, तो ये कुछ ज्यादा ही बड़ी कैलकुलेशन होगी, है ना, बहुत ज्यादा टाइम भी खा लेगा हमारे पास। तो इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए एक और फॉर्मूला है जो थोड़ा छोटा सा पड़ेगा आप लोगों के लिए और थोड़ा मजेदार भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एनर्जी का एक और फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल्स टू 12375 अपॉन में लैम्डा। और इसकी वैल्यू जो आएगी बच्चों किस में आएगी, आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगी। किस में आएगी, आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगी। तो अगर आपको क्वेश्चन में वो बोलता है कि मीटर में चेंज कर दो, क्या किस में चेंज कर दो, मीटर में चेंज कर दो, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू कितनी थी, क्या एक आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू क्या आती, 10 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है जी, ठीक है, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये चीज भी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, क्लियर हो गया। तो एनर्जी का फॉर्मूला एच सी बाय लैम्डा या एच म्यू। म्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हो गया सी बाय लैम्डा। हर चीज वहां पे एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है,
और एनर्जी के लिए एक और एक्स्ट्रा फॉर्मूला है 12375, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है, पर इसका आंसर आर्मस्ट्रॉन्ग में आता है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये याद रख लेना, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। क्लियर है? ठीक है जी। चलिए एक और फॉर्मूला लिख देते हैं। अब एक और फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, 1/1, एक मिनट पहले वेव नंबर का लिख लेते हैं। किसका? वेव नंबर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो वेव नंबर को इससे डिनोट करते हैं। वेव नंबर आता है 1/λ। किसके इक्वल आता है बच्चों? 1/λ के इक्वल आता है। ठीक है, ये वेव नंबर क्या होता है ऐसे समझ लेना, मैं बता देता हूँ अभी। पहले यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, ये क्या है आपका वेव नंबर। क्या है ये? वेव नंबर। ऐसे समझो कि जब मैंने वो वेवलेंथ वाला ग्राफ बताया था, क्या ये वेवलेंथ वाला ग्राफ बनाया था, तो इसमें ऐसे जब वेव आती है, ठीक है, ऐसे, है ना, तो इसमें बच्चों वेव नंबर क्या होगा आपका, समझो। मैंने बताया था कि यहां से लेकर यहां तक ये आपकी एक वेव है। क्या है? ये पूरी की पूरी यहां से लेकर यहां तक एक वेव है, एक वेव। तो हम यहां पे लिखेंगे 1। ठीक है, फिर यहां से लेकर यहां तक ये दूसरी वेव आ गई आपकी, समझ रहे हो? यहां से लेके यहां तक आपकी तीसरी है। तो वेव नंबर क्या हो गया आपके पास यहां पर? 3 हो गया। क्या हो गया? 3। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में जितनी वेव्स आती हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। फिर से बोल दो, 1 सेंटीमीटर में जितनी वेव आती है उसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। समझ लो कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर में आपकी कितनी वेव आ रही है? 2 वेव आ रही है। तो वेव नंबर क्या हो गया? 2। और वेव नंबर किसके इक्वल है? 1/λ के इक्वल है। क्लियर हो गया? ठीक है जी। चलिए अब हमारे पास जो एक और फॉर्मूला आता है वो क्या है, वो भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हम यहां ऐसे लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कर लेना इसको, कि वेव नंबर इज इक्वल्स टू, मैंने बताया 1/λ। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है हमारे पास? आर जेड स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, n2 स्क्वायर। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भैया, इसको एक बार अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, ये वेव नंबर है आपका, ये वेवलेंथ है। अब आर क्या होता है आप लोगों के लिए? आर लिख देते हैं यहां पर। आर जो होता है बच्चों, आर जो होता है उसको बोलते हैं हम रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आती है आप लोगों के लिए? वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग ना ये वैल्यू पुट नहीं करते इसमें, क्योंकि कैलकुलेशन फिर से बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो हम अच्छे बच्चों की तरह क्या करेंगे, हम अच्छे बच्चों की तरह ना 1/r की वैल्यू पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? 1/r की वैल्यू। ठीक है, तो 1/r की वैल्यू हमको याद रखनी है 911 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या होती है? 911 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, ये हमको याद करना है। क्लियर है? हम लोग डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे ये वाली वैल्यू, हम ये पुट करते हैं 1/r की वैल्यू पुट करेंगे। क्वेश्चन अभी करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, और ये n1 n2 क्या होता है आप लोगों के लिए वो भी लिख देते हैं। n1, एक मिनट पहले n2 लिखते हैं। n2 लिखते हैं, यहां लिख देते हैं हम। ठीक है, n2 जो होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट, इन एक्साइटेड स्टेट। और n1 जो होता है ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है और कहां पर आ रहा है वो आपका n1 n2 होगा। क्लियर हो गया जी? काफी सारी इंफॉर्मेशन हो चुकी है यहां पर, एक बार अच्छे से इसको नोट कर लेना। ठीक है जी, समझ आ गया जी? ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया है कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सारे फॉर्मुलेस भी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार अच्छे से पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, एनर्जी का hc/λ, फ्रीक्वेंसी का c/λ, तो एनर्जी का h म्यू बन सकता है। फिर मैंने बताया कि एनर्जी का थोड़ा इजीएस्ट फॉर्मूला जो है 12375/λ, पर इसकी वैल्यू किस में आती है? आर्मस्ट्रॉन्ग में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये याद रख लेना। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर मैंने आप लोगों को बताया ये वेव नंबर होता है ना, कि कितनी वेव्स आ रही हैं, किसके इक्वल है? 1/λ के इक्वल होता है। और मैंने आपको ये बताया एक लास्ट। क्लियर है? अच्छा, इसमें z और रह गया। z जो होता है ना बच्चों आपका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्या है ये? एटॉमिक नंबर। क्या होता है ये? एटॉमिक नंबर होता है ये z जो होता है। जो भी एटम देगा क्वेश्चन में उसका एटॉमिक नंबर यहां लिखना है और उसका स्क्वायर करेंगे। क्लियर हो गया?
चलिए पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, पॉज करके नोट कर लेना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है बच्चों। क्या आता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमको क्या बात होती है, देखो हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ा, क्या होता था कि एटम में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके, फिर वही इलेक्ट्रॉन वापस आता है एनर्जी लूज करके। अब वो एटम, हम हाइड्रोजन बात कर रहे हैं, क्या उस एटम में हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं कि एक हाइड्रोजन एटम है, उस हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल में जाएगा और वापस आएगा और उस समय जो लूज करेगा वो एनर्जी, तो वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर आएगा। फिर से बोल दूं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम बताया मैंने, तो वो किसी भी एटम के लिए हो सकता है। हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन के लिए कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया और वापस आया, वापस आते समय जो एनर्जी लूज करी वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आएगा। क्लियर है? तो देखो, स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, टू प्रोड्यूस वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज नोन एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्लियर हो रहा है ये? ठीक है। फोटोन में बताता हूं एक बार बच्चों, क्या होता है फोटोन, जो होता है हमारे पास, फोटोन क्या है हमारे पास, लाइट के पार्टिकल्स है। क्या? लाइट जिससे बनी है उनको बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। फोटो का मतलब पता है ना, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। क्या होता है? लाइट। तो लाइट जिससे बनी है, जिन पार्टिकल से बनी है छोटे छोटे, उनको बोलते हैं फोटोन। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब समझो मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे मान लो ये हाइड्रोजन एटम है। क्या है ये हाइड्रोजन एटम है। कौन सा एटम है ये? हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये भाई फर्स्ट शेल में भी जा सकता है, मतलब आप सेकंड शेल में भी जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में भी जा सकता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन जाने को तो किसी भी शेल में जा सकता है, पर हमको बात करनी है वापस आते समय। क्या? वापस आते समय, यानी अगर इलेक्ट्रॉन इस शेल में है और अगर वापस आ रहा है फर्स्ट शेल में, तो वापस आते समय इलेक्ट्रॉन क्या करता है? 70 बार बोलूंगा, याद रख लेना, वापस आते समय एनर्जी लूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब वापस आ रहा है कहां? फर्स्ट शेल में, तो एनर्जी जो लूज करेगा वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आएगी। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है पर आ कहां रहा है? फर्स्ट शेल में, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। पर अब हमको क्या करना है, हमारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अलग अलग सीरीज आती है बच्चों। क्या आती है हमारे पास? अलग अलग ना सीरीज आती है, ठीक है। तो पहली जो सीरीज है वो क्या हमारे पास? लाइमन सीरीज है। क्या आती है हमारे पास बच्चों? लाइमन सीरीज आती है, ठीक है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर लाइमन सीरीज क्या होगी भैया? लाइमन सीरीज क्या है हम बताते हैं, देखो। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो पहली सीरीज होती है आप लोगों के लिए, वो क्या होती है? लाइमन सीरीज होती है। क्या होती है? लाइमन सीरीज। एटॉमिक स्पेक्ट्रम आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए अब तक। इलेक्ट्रॉन हायर शेल में है, वापस आ रहा है, एनर्जी लूज करता है। एनर्जी लूज करता है तो किस फॉर्म में करता है? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन की फॉर्म में, ठीक है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मैंने बोला पहली सीरीज कौन सी भैया? लाइमन सीरीज। आओ लाइमन सीरीज समझते हैं क्या है, ठीक है। मान लो ये आपका जो है हाइड्रोजन का ये फर्स्ट शेल है। क्या है? फर्स्ट शेल है। ये हाइड्रोजन का भैया सेकंड शेल है, ये हमारे थर्ड शेल है, ये हाइड्रोजन का फोर्थ शेल है, और ऐसे ऐसे करते 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 ये हाइड्रोजन का इनफाइनाइट शेल है। हाइड्रोजन का इनफाइनाइट शेल, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, इनफाइनाइट शेल, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था? एटॉमिक स्पेक्ट्रम में एटम किसी भी शेल में जा सकता है। चले गया भैया, किसी भी शेल में चले गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लो यहां हमारे पास इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में चले गया, हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में चले गया, हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में चले गया, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन एकदम इनफाइनाइट शेल में है। तो जाने को इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाए, हमें उससे मतलब नहीं। हमको मतलब है कि जब वो वापस आएगा, क्या वापस आएगा, तो फर्स्ट शेल में आएगा, और फर्स्ट शेल में आते समय वो क्या करेगा? एनर्जी लूज करेगा। फिर से समझ लो, सुन लो, हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मैं लाइमन सीरीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब समझो, हाइड्रोजन के ये अलग अलग शेल्स है। क्या है? अलग अलग शेल्स है। इलेक्ट्रॉन चले गया किसी भी एक्साइटेड स्टेट में, किसी भी हायर शेल में चले गया उससे मतलब नहीं है, चले गया। फिर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन वापस भी तो आता है। क्या? वापस भी आएगा। अब वापस आ रहा है तो हर बारी फर्स्ट शेल में आएगा। कहां आएगा? फर्स्ट शेल में आएगा, ठीक है। अब सुनो, मानो ये इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में था, और सेकंड शेल से कहां आया? फर्स्ट शेल में आया। फर्स्ट शेल में आया तो एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा।
तो जो लूज करेगा वो आपकी लाइमन सीरीज में आएगी, वो आपकी लाइमन सीरीज में आएगी। इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल या किसी भी शेल में है, आ रहा है फर्स्ट शेल में, तो आते समय एनर्जी लूज करेगा। लूज करेगा किस फॉर्म में? वेवलेंथ की, फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन की फॉर्म में। अब ये जो रेंज है, ये रेंज आपकी लाइमन सीरीज में आएगी, ये रेंज लाइमन सीरीज में आएगी। समझ में आया? यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में और कहां आया? फर्स्ट शेल में, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करी, वो एनर्जी लूज करी तो वो किस में आ रही है? लाइमन सीरीज में। अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से फर्स्ट शेल में आ रहा है तो एनर्जी लूज करेगा, किस में आएगी वो एनर्जी? लाइमन सीरीज में। अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट शेल में है और आ रहा है फर्स्ट शेल में, तो एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा। तो कौन से सीरीज में आ रही है? लाइमन सीरीज में। कैसे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा फर्स्ट शेल में आ रहा है? कहां आ रहा है? फर्स्ट शेल में आ रहा है। तो लाइमन सीरीज के लिए हमेशा याद रख लेना कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से जब भी फर्स्ट शेल में आता है और एनर्जी लूज करता है, वो एनर्जी लूज जो हो रही है वो आपकी लाइमन सीरीज में हो रही है। कौन सी सीरीज में हो रही है? लाइमन सीरीज में हो रही है। क्लियर हो गया? समझ आ गया? पक्का? ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, समझो। ऐसे देखो, मैंने पीछे क्या बताया था? एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बच्चों? एनर्जी का था hc/λ। क्या था? hc/λ। ठीक है, तो लाइमन सीरीज में हम वेवलेंथ निकालेंगे। अब लाइमन सीरीज में समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी फर्स्ट शेल में आ रहा है और आते समय एनर्जी लूज कर रहा है वेवलेंथ की फॉर्म में। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन सी ट्रांजिशन में मिलेगी? समझ रहे हो कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है तो कितनी वेवलेंथ निकली, यहां से यहां आ रहा है तो कितनी वेवलेंथ निकली? समझ रहे हो? तो अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट आ रहा है, क्या देखो, सेकंड से फर्स्ट आ रहा है, तो इनके बीच में, इन 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 शेल्स के बीच में गैप क्या है? कम है। क्या है? कम है। ठीक है, तो कम है तो इलेक्ट्रॉन को कम मेहनत करनी पड़ेगी। क्या? कम मेहनत करनी पड़ेगी, यानी एनर्जी कम लगेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम लग रही है तो वेवलेंथ क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। तो क्योंकि एनर्जी और हमारे पास वेवलेंथ के बीच में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो एनर्जी अगर कम हो गई तो वेवलेंथ अपने आप क्या होगी भैया? ज्यादा होगी। क्यों हो गई? फिर से बोल रहा हूं, सुन लो। लाइमन सीरीज में सबसे ज्यादा वेवलेंथ कब निकलेगी? सबसे ज्यादा निकलेगी जब इलेक्ट्रॉन आपका सेकंड शेल से फर्स्ट शेल आ रहा है। सेकंड शेल से फर्स्ट शेल आ रहा है। क्यों? क्योंकि एनर्जी शेल्स के बीच में गैप कम है। गैप कम है तो आसानी से आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। एनर्जी कम लगी, एनर्जी कम लगी तो वेवलेंथ क्या होगी? अपने आप ज्यादा होगी। समझ में आ गया? क्लियर हो रहा है? देखो देखो, तो हम यहां क्या लिखेंगे लाइमन सीरीज में बच्चों? क्या? लाइमन सीरीज के लिए, ठीक है, लार्जेस्ट वेवलेंथ जो है, क्या? लार्जेस्ट वेवलेंथ जो है वो कब आएगी? जब इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम सेकेंड शेल टू फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल टू फर्स्ट शेल। लाइमन सीरीज में लार्जेस्ट वेवलेंथ कब आएगी? लार्जेस्ट वेवलेंथ कब आएगी बच्चों? जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से फर्स्ट शेल आ रहा है, क्योंकि एनर्जी कम लग रही है और वेवलेंथ ज्यादा निकल रही है। ठीक है, तो ऐसे ही लाइमन सीरीज में हमारे पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, क्या? शॉर्टेस्ट कब आएगी वो भी देख लेते हैं। लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी बच्चों जब आपका इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से वन आ रहा है। क्या? इनफाइनाइट से वन आ रहा है। देखो यहां पर गैप कितना ज्यादा है, इन एनर्जी शेल्स के बीच में गैप ज्यादा है। अब ज्यादा है तो ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को आने के लिए, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ अपने आप क्या होगी बच्चों? कम होगी। क्या होगी? कम होगी। तो इनफाइनाइट से फर्स्ट शेल तक वेवलेंथ क्या निकलती है? कम। सेकंड शेल से फर्स्ट शेल तक वेवलेंथ निकलेगी ज्यादा, वेवलेंथ निकलेगी ज्यादा। तो समझ में आया? यहां लिख लेते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब है? व्हेन इलेक्ट्रॉन comes from infinite shell to first shell। समझ आ रहा है? लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन हमेशा फर्स्ट शेल में आएगा। ठीक है, लार्जेस्ट वेवलेंथ कब निकल रही है? जब सेकंड शेल से फर्स्ट शेल आ रहा है। और सबसे कम वेवलेंथ कब निकल रही है? जब इनफाइनाइट से फर्स्ट शेल आ रहा है। अभी हम निकाल के दिखाऊंगा, अभी मैं आप लोगों को ये चीज बच्चों निकाल के भी दिखाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़े, एक बार निकाल के भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो आओ ट्राई करते हैं एक बार। देखो, ओके, घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा
इनिशियली ज्यादा लगेगा आप लोगों को, पर ये बहुत आसान चीज है, ठीक है। चलो आओ, ठीक है। लाइमन सीरीज में क्या, लाइमन सीरीज में हम वेवलेंथ निकाल रहे हैं व्हेन हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है कहां, सेकंड शेल से कहां आ रहा है बच्चों, फर्स्ट शेल आ रहा है, कहां आ रहा है, फर्स्ट शेल आता है, ठीक है। चलो आओ, तो मैंने वेवलेंथ का पीछे फॉर्मूला बताया था, याद हो तो, क्या था हमारे पास, 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 में n1 स्क्वायर माइनस 1 में n2 स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, तो यहां मैं लिख देता हूं, n2 जो है बच्चों आपका क्या है, सेकंड है, सेकंड शेल से आ रहा है क्योंकि, और n1 क्या है, ग्राउंड स्टेट क्या है हमारे पास 1, ठीक है। आओ, z की वैल्यू क्या है बच्चों आपके लिए, भैया हाइड्रोजन एटम है, क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, ठीक है। चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/λ इज इक्वल्स टू, r की वैल्यू हम नहीं चालेंगे, r की वैल्यू जो 1.09 इंटू 10 की पावर -7 थी वो नहीं पुट करेंगे, 1/r की पुट करेंगे, क्या 1/r की पुट करेंगे, तो अभी हम r को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। z की वैल्यू क्या थी 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, तो 1 स्क्वायर, ब्रैकेट में n1 की वैल्यू क्या बताई 1, तो 1 का स्क्वायर, माइनस में n2 की वैल्यू 2 थी, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, 1/λ इज इक्वल्स टू r, ये 1 का स्क्वायर 1, यहां पर आएगा 1/1 माइनस 1/4, क्लियर है बच्चों, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 1/λ इज इक्वल्स टू r, यहां पर एलसीएम आपके लिए क्या आ गया, 4 आ गया, क्या आ गया 4, तो ये ओवरऑल मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दूंगा तो आपके लिए आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ 4 - 1 3, 3/4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 3/4, ठीक है। अब हम 1/r की वैल्यू पुट करेंगे, क्या हमको पता है ना 1/r की वैल्यू क्या थी, 1/r की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई थी 911, क्या थी 911 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। चलो आओ, अब हम इसको उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 1/r, 1/r, ठीक है। और ये 1/r की वैल्यू पता ही आप लोगों के लिए क्या थी, 911, क्या थी 911, तो आओ हमारे पास क्या बन गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू में 911, क्या आ गई 4/3 इंटू में 911, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आता है 1216, क्या आएगा 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग, 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। क्लियर है, तो 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये वाली जो वेवलेंथ निकली है ये कब निकली है हमारे पास, ये वाली वेवलेंथ जो है, एक मिनट, ये वाली वेवलेंथ यहां निकली है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से फर्स्ट शेल आया है, तो एनर्जी लूज करी है, तो जो लूज करी है वो इतनी एनर्जी लूज करी है, इतनी वेवलेंथ लूज करी है, क्या इतनी वेवलेंथ आपकी लूज करी है, क्लियर हो गया, ठीक है जी। आओ अब एक बार इनफाइनाइट से वन वाली भी निकाल लेते हैं, क्या इनफाइनाइट से वन वाली भी निकाल लेते हैं, ठीक है, कि वेवलेंथ व्हेन इलेक्ट्रॉन आपका कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट शेल से, क्या इनफाइनाइट शेल से कहां आता है, फर्स्ट शेल, क्योंकि हम लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आएगा, याद रखना, ठीक है। चलो वाओ, फॉर्मूला क्या था बच्चों, 1/λ इज इक्वल्स टू r z स्क्वायर, क्या था 1 में n1 स्क्वायर माइनस 1 में n2 स्क्वायर, क्लियर हो गया जी। फिर से लिख देता हूं आप लोगों के लिए, n2 क्या है, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन है, कौन से में है, इनफाइनाइट में, n1 जिसमें आएगा यानी कि फर्स्ट शेल में आएगा, क्लियर है। z की वैल्यू वही, हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों 1, और हम लोग 1/r की वैल्यू पुट करेंगे यानी कि 911 आर्मस्ट्रॉन्ग, हमेशा याद रखना, वैसे वाली मत पुट कर देना, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, समझ लो। तो हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ 1/λ इज इक्वल्स टू r की पुट नहीं करेंगे, z की वैल्यू क्या है 1, तो 1 स्क्वायर अपॉन में हमारे पास n1 क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, माइनस में यहाँ पर क्या है हमारे पास इनफाइनाइट का स्क्वायर, क्या इनफाइनाइट का स्क्वायर, क्लियर है। तो 1/λ इज इक्वल्स टू r, 1 में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 1/∞ क्या होता है बच्चों, 1/∞ क्या होता है हमारे पास 0, क्या होता है 0, तो ये तो 0 ही हो गया, तो बचा यहाँ ऐसे, क्लियर आ गया।
तो 1/λ किसके इक्वल आ गया बच्चों, r के इक्वल आ गया। यानी इसको उल्टा करते हैं तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 1/r। तो यानी कि लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि 1/r की वैल्यू क्या है 911, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 911 आर्मस्ट्रॉन्ग। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। लाइमन सीरीज में ये वेवलेंथ तब निकलती है जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से फर्स्ट शेल आ रहा है, और लाइमन सीरीज में ये वाली वेवलेंथ तब निकलती है जब इनफाइनाइट से फर्स्ट शेल आ रहा है इलेक्ट्रॉन आपका। तो ये देखो कम है ना वेवलेंथ, ये क्या, इधर आओ देखो, यहां से यहां आने पर इसने कितनी वेवलेंथ दी, 911 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, क्या बताया था कि जब एनर्जी शेल्स के बीच में कम गैप है तो ज्यादा वेवलेंथ निकलती है, तो ज्यादा वेवलेंथ निकली, और एनर्जी शेल्स के बीच में ज्यादा गैप है, ज्यादा, तो कम वेवलेंथ निकलेगी, तो कम निकली। समझ आ गया। तो यहां लिख लेना लार्जेस्ट वेवलेंथ, लार्जेस्ट वेवलेंथ क्या है लाइमन सीरीज की, 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग आई है, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या है बच्चों, 911 आर्मस्ट्रॉन्ग आई है। डायरेक्टली याद कर लो, अच्छी बात होगी आप लोगों के लिए, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है जी। पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर पॉज करके इसको नोट कर लेना। मैं यहीं पे पॉज कर रहा हूं, यहां देखो, इसको पॉज कर दिया, चलो पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो बच्चों, कर लिया, ठीक है, इसको और पॉज करके नोट कर लो। चलो, काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ये, पॉज करके नोट कर लेना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। चलो तो देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ लिया हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम में पहली सीरीज जो थी, पहली सीरीज क्या थी हमारे पास, वो लाइमन सीरीज, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से फर्स्ट शेल आता है, तो फर्स्ट शेल आएगा तो एनर्जी लूज करेगा, और एनर्जी लूज कर रहा है वो हमने पढ़ ली। सबसे ज्यादा एनर्जी मतलब कम वेवलेंथ, और सबसे कम एनर्जी यानी कि ज्यादा वेवलेंथ। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ कब निकली थी, जब आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से फर्स्ट शेल आया, और सबसे कम वेवलेंथ कब निकली, जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिट शेल से फर्स्ट शेल आया। क्लियर है, इसको डायरेक्टली याद कर लेना अच्छा से, ठीक है, ताकि पेपर में निकालना ना पड़े यार, इसलिए बोल रहा हूं मैं, पेपर में निकालना ना पड़े तो टाइम बच जाएगा आप लोगों के लिए, समझ रहे हो, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो सेकंड सीरीज आती है, क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो सेकंड सीरीज आएगी ना बच्चों, उसको बोलते हैं हम बाल्मर सीरीज। क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज, ठीक है। क्या है ये, बाल्मर सीरीज। पहली सीरीज क्या थी, लाइमन, सेकंड सीरीज क्या है, बाल्मर। ये भी बहुत आसान है, समझो इसको क्या है, ठीक है। मैं यहां बना देता हूं, ये आपके एनर्जी शेल्स हैं, ठीक है। देखो समझो, वही सेम टू सेम चीज, ये आपका हाइड्रोजन एटम का पहला शेल, या आपका हाइड्रोजन एटम का दूसरा शेल, या हाइड्रोजन एटम का तीसरा शेल, हाइड्रोजन एटम का चौथा शेल, चौथा शेल, और ये हाइड्रोजन एटम का इनफाइनाइट शेल, ठीक है। ठीक है जी, चलो समझो। अब लाइमन सीरीज में क्या था, इलेक्ट्रॉन जहां पे भी है आ कहां रहा है, फर्स्ट शेल में, आ कहां रहा है, फर्स्ट शेल में। बाल्मर के लिए क्या होता है, बाल्मर के लिए यह है कि इलेक्ट्रॉन भैया आपका कहीं भी हो, क्या, आपका कहीं भी हो, आएगा कहां इस बार आएगा सेकंड शेल में। कहां आएगा, सेकंड शेल में आ रहा है, फर्स्ट शेल में नहीं आ रहा। समझ आ रहा है, लाइमन सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो आएगा कहां, फर्स्ट शेल में। बाल्मर सीरीज में क्या है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो आएगा कहां इस बार, सेकंड शेल में। कहां आ रहा है इस बार बच्चों, सेकंड शेल में आ रहा है। और सेकंड शेल में जब आ रहा है तो जो एनर्जी लूज कर रहा है, वेवलेंथ लूज कर रहा है, वो किस में आएगी, आपकी बाल्मर सीरीज में आएगी। इस बार कहां आएगी, बाल्मर सीरीज में आएगी, बाल्मर सीरीज में आएगी। क्लियर है, ठीक है। अब मुझे खुद ही बताना है यहां से, क्या, खुद ही बताओ कि बाल्मर सीरीज की, बाल्मर सीरीज की लार्जेस्ट वेवलेंथ, क्या, बाल्मर सीरीज की लार्जेस्ट वेवलेंथ जो आएगी आपकी, वो कौन से ट्रांजिशन पर आएगी भैया, जहां पर एनर्जी शेल्स के बीच में कम गैप है। क्या है, कम गैप, कम गैप यानी कम एनर्जी यानी ज्यादा वेवलेंथ। तो कम गैप किस में है हमारे पास, N3 से N2। कहां है, N3 से N2 में एनर्जी शेल्स के बीच में कम गैप है, यानी ज्यादा वेवलेंथ निकलेगी। समझ आ रहा है, तो यहां लिख देता हूं, जब इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम क्या, हमारे पास थर्ड शेल से, क्या, थर्ड शेल टू सेकेंड शेल, थर्ड शेल टू सेकेंड शेल। समझ आया। और सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी हमारे पास, सबसे
शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी? सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी जहां पर एनर्जी शेल के बीच में ज्यादा गैप का इंफिनिटी से 2, ये ज्यादा गैप दिख रहा है, ये ज्यादा गैप है, यहां पर कम गैप है, यहां ज्यादा गैप है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगी जब आपकी इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम क्या, कम्स फ्रॉम इनफाइनाइट शेल टू सेकेंड शेल, टू सेकेंड शेल। समझ आ गया? ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आप लोगों के लिए क्या होती है बालमर में, वो याद रखो, क्या है आपके पास 3644 आर्मस्ट्रॉन्ग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, ये क्या आपकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। और आपकी जो लार्जेस्ट वेवलेंथ है बच्चों वो क्या आएगी आपकी 6559 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या है 6559 आर्मस्ट्रॉन्ग। मतलब लार्जेस्ट वेवलेंथ आपकी यहां निकल रही थी थर्ड से सेकंड, क्या थर्ड से सेकंड, तो यहां पर कितनी निकल रही है 6559 आर्मस्ट्रॉन्ग निकल रही है। और इस वाली रेंज में आपकी, इस वाली रेंज में सबसे कम निकल रही है, यानी कि आपकी 3644 आर्मस्ट्रॉन्ग है। क्या है 3644 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको आप निकाल भी सकते हो इस वाले फॉर्मूले से जो हमने पीछे करा था, ये वाला याद है, ये वाले फॉर्मूले में पुट करोगे n1 n2 की वैल्यू, है ना, क्लियर है। तो ये डायरेक्टली याद रखिए आप लोग, ठीक है जी, समझ आ गया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन हमेशा फर्स्ट शेल में आएगा, बाल्मर में हमेशा सेकंड शेल में आएगा। कहां आएगा? सेकंड शेल में आएगा। क्लियर हो गया? चलिए पॉज करके एक बार इसको नोट कर लो, क्या पॉज करके नोट कर लो, कर लिया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास ना विजिबल रेंज होती है बच्चों, क्या होती है हमारे पास? विजिबल रेंज होती है, ठीक है। विजिबल यानी कि वो रेंज जो हम लोग देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, क्या जो हम लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। तो ऐसी वेवलेंथ की कौन सी रेंज है जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, तो वो आप लोगों के लिए क्या है वो लिख देता हूं मैं आपके लिए। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, क्या 700 नैनोमीटर, ये हमारी विजिबल रेंज है, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं हम इसको, और लिख सकते हैं 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से क्या 7500 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, 7500 आर्मस्ट्रॉन्ग, यहाँ 750 है, ठीक है। मीटर में देखना तो हम क्या लिखेंगे इसको, 4 इंटू 10 की पावर -7 से कहाँ जा रहा है हमारे पास 7.5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, ठीक है। ये आपकी किस में आती है? मीटर में आती है। ये हमारी विजिबल रेंज है जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। क्या ये हमारी विजिबल रेंज है बच्चों, जो हमारी हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। इसको नोट कर लो एक बार, नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है। वेवलेंथ की विजिबल रेंज क्या है? सॉरी, वेवलेंथ की क्या है? हमारी विजिबल रेंज है। क्लियर हो गया? पॉज करके नोट कर लिया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बच्चों अभी तक हमने दो सीरीज पढ़ ली, क्या दो सीरीज पढ़ ली है, तो बाकी की सीरीज भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बच्चों जो हमारी पहली सीरीज थी वो मैंने क्या बताई थी आप लोगों को? लाइमन सीरीज। क्या थी? लाइमन सीरीज थी, याद है। यानी इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन था, क्या इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन था वो कहां से कहां आ रहा था, यानी n2 ग्रेटर देन 1, n2 ग्रेटर देन 1 होगा टू n1 इक्वल टू 1। समझ आ गया? मतलब आएगा कहां? फर्स्ट शेल में आएगा। और कहां से आ रहा है? फर्स्ट शेल से, ऊपर वाले शेल से। समझ में आया? ये आपका इलेक्ट्रॉन आ किस में रहा था लाइमन सीरीज में? फर्स्ट शेल में आ रहा था। और आ कहां से रहा था? फर्स्ट शेल से ऊपर वाले शेल में, फर्स्ट शेल से ऊपर वाले शेल में आ रहा था। क्लियर हो रहा है? आओ, हमारे पास जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सेकंड सीरीज थी बच्चों जो मैंने पढ़ाई, वो क्या थी हमारे पास? बाल्मर सीरीज। क्या थी? बाल्मर सीरीज थी। तो बाल्मर सीरीज में हमारे पास कहां से कहां आता है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन आपका सेकंड शेल से ऊपर रहेगा, और n1 जो है आपका बच्चों क्या रहेगा? 2। यानी बाल्मर में इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा था? सेकंड शेल में आ रहा था। और कहां से आ रहा था? सेकंड शेल से ऊपर वाले शेल में। सेकंड शेल से ऊपर वाले जो शेल्स हैं उनसे n2 पे आ रहा था। कहां आ रहा था? n2 पे। क्लियर है? आओ, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आती है लाइमन बाल्मर पैस्चन। क्या आती है? पैस्चन सीरीज आती है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसमें फर्स्ट शेल में आ रहा है, इसमें सेकंड शेल में आ रहा है, तो इसमें कहां से आएगा बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन? आपका इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा थर्ड शेल में। कहां आएगा? थर्ड शेल में आएगा।
और थर्ड शेल से ऊपर वाले शेल से आएगा। कहाँ? थर्ड शेल से ऊपर वाले शेल से थर्ड में आएगा। क्लियर है? आओ नेक्स्ट जो है आपके पास लाइमन, बाल्मर, पैस्टन, क्या आती है हमारे पास? ब्रैकेट। क्या आती है? ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, यानी यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन N2 ग्रेटर देन 4 होगा और आपका इलेक्ट्रॉन इस बार आ कहां रहा है? हमेशा फोर्थ शेल में आएगा। कहां आएगा? हमेशा फोर्थ शेल में आएगा। ठीक है जी। और लास्ट हमको जो पढ़नी है वो क्या है हमारे पास? पी फंड। क्या है? पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज यानी इस बार आपका इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? फिफ्थ में आ रहा है और फिफ्थ से ऊपर वाले शेल में आ रहा है। कहां? फिफ्थ से ऊपर वाले शेल से फिफ्थ में आ रहा है। फिफ्थ से ऊपर वाले शेल में फिफ्थ में आ रहा है। क्लियर हो गया जी? ठीक है, आओ एक बार इसकी रेंज भी देख लेते हैं। हमारे पास जो लाइमन सीरीज की रेंज होती है ना बच्चों, अभी मैंने निकाल के दिखाई थी, क्या थी वो? 911 आर्मस्ट्रॉन्ग से, क्या 911 आर्मस्ट्रॉन्ग से कहां तक होती है? 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग तक होती है। ठीक है, और यहां पर बच्चों आपकी जो आती है वो कौन सी रेंज आती है? कौन सी सीरीज आती है आपकी? अल्ट्रा वायलेट रीजन आता है। क्या ये? अल्ट्रा वायलेट रीजन है ये, जहां पर यूवी रेज वगैरह आती है जो हमको दिखती भी नहीं है। क्या? जो हमको दिखती भी नहीं है। तो इस रेंज में आपकी अल्ट्रा वायलेट रेंज आती है। समझ आ गया? आ जाओ, बाल्मर के लिए मैंने क्या बताया था? बाल्मर की रेंज कितनी थी आपकी? बाल्मर की रेंज आपकी बच्चों कितनी थी हमारे पास? कितनी थी? 3644। क्या थी? 3644 आर्मस्ट्रॉन्ग से कहां थी? 6559 आर्मस्ट्रॉन्ग। 6559 आर्मस्ट्रॉन्ग तक इसकी रेंज है। ठीक है, तो इस बाल्मर सीरीज की क्या फोर 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 वेवलेंथ कर लेते हैं। क्या 4 वेवलेंथ जो है ऐसी, वो आपकी विजिबल रेंज में आती है। क्या? कम्स इन विजिबल रेंज, कम्स इन विजिबल रीजन, है ना। हमारा विजिबल रीजन क्या था बच्चों? 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से कहां तक था? 7500, है ना। तो देखो इससे ऊपर क्या आ रहा है? 4000 आएगा, है ना। और कहां तक जा रही है ये? तो ये इनके बीच में आ रहा है। ये क्या? इनके बीच में आ रहा है ये कम से कम। तो ये हमारी विजिबल रेंज थी। तो बाल्मर सीरीज की 4 वेवलेंथ जो होती है हमारी विजिबल रेंज में आती है। समझ आ रहा है? बाल्मर सीरीज की 4 वेवलेंथ जो हमारी विजिबल रेंज में आती है। ठीक है, ठीक है। पैस्टन सीरीज के लिए आप याद रखो इसमें शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन है। क्या है? शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन, मतलब इंफ्रारेज जो होती है, क्या होती है बच्चों? इंफ्रारेड रीजन जो होती है वो इसके अंदर आती है। ठीक है, इसमें भी आपकी शॉर्ट इंफ्रारेड आती है। क्या? इसमें भी आपकी शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन आती है। शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन आता है और यहां पर आपका लॉन्ग लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन है। क्या है ये? लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन। क्लियर हो गया आप लोगों को? लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से? ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये सारी सीरीज है। लाइमन सीरीज में जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आए, बाल्मर में हमेशा सेकंड में आएगा। ठीक है, उसके बाद पैस्टन में थर्ड में, फिर हमारे पास ब्रैकेट में फोर्थ और पी फंड में हमेशा फिफ्थ। तो जिन जिन शेल्स में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आते समय क्या होती है? एनर्जी लूज होती है। एनर्जी लूज कर रहे हैं तो यहां पर किस फॉर्म की आ रही है? यूवी रेज। यहां पर हमारे पास 4 वेवलेंथ ऐसी हैं जो हमारी विजिबल रेंज में आती हैं। पैस्टन में हमारे पास शॉर्ट इंफ्रारेड, इसमें भी शॉर्ट इंफ्रारेड और लास्ट में लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन आती हैं। क्लियर है? चलिए इसको पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से। पॉज करके नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज कवर करे हम लोगों ने। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? एक बारी मैं बता देता हूं हमने आज क्या क्या किया है। तो हमने बच्चों आज क्या शुरू किया था? एटॉमिक स्पेक्ट्रम शुरू किया। ठीक है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हमने क्या क्या कवर किया? हमने बात करी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में फिर हमने सीरीज के बारे में पढ़ा, लाइमल, बाल्मर, पैस्टन, पी फंड, ब्रैकेट, ये सब। ठीक है, और ये चीज याद रखना कि किसकी लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आती है? जब ट्रांजिशन कम हो। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आती है? जब ट्रांजिशन हमारे पास ज्यादा हो। ज्यादा समझ में आ रहा है? ठीक है, फॉर्मुलेज बताए हैं कुछ इंपॉर्टेंट, उनको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है और न्यूमेरिकल्स बहुत आएंगे इस पे। क्लियर हो गया? पॉज करके एक बार इसको नोट कर लो। ठीक है, क्लियर है? कर लिया? ठीक है, चलिए तो यहां पर आपका स्पेक्ट्रम वाला जो टॉपिक होता है,
इसी लेक्चर में यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है ना। इसके आगे और स्पेक्ट्रम वाला पार्ट है नहीं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मिलेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर के बाद जो ट्विस्ट आएगा ना इस चैप्टर में, क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर के बेस पे पढ़ रहे हैं, क्या पार्टिकल नेचर के बेस पे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें उलट पुलट जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ हम फिर से मिलेंगे, इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। एंड आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा होगा समझ में तो कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज आराम से पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर हम ये लेक्चर समाप्त करते हैं एंड ऑल द वेरी बेस्ट।